नमस्ते छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक भूगोल की प्रथम इकाई के चौथे बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं। हमने अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया है इसके अंतर्गत और हमने देखा है कि विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, विकसित, विकासशील और अविकसित। दूसरा बिंदु जो हम इसी के साथ पढ़ रहे हैं वो है स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले स्पेस को पढ़ेंगे। स्पेस यानी क्षेत्र, हिंदी में हम इसको क्षेत्र या प्रदेश कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको स्पेस कहेंगे। स्पेस क्या है, क्षेत्र क्या है? भूगोल के अंदर क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है और क्षेत्र भूमि का वह भाग है जिसके अंदर किसी भी एक प्रकार की समानता या समानता होती है। एक टुकड़ा है भूमि का, उस टुकड़े के अंदर सारे प्राकृतिक और सारे सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित करके हम उसको स्पेस या क्षेत्र कहते हैं। वह एक क्षेत्र अपने आप में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का मेल जोल है। अब हम प्राकृतिक तत्व किसे कह रहे हैं? हम उच्चावच को, जलवायु को, मिट्टी, पानी, वनस्पति, जीव जंतु, जो कुछ वहाँ पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान है वो प्राकृतिक तत्व है। और मनुष्य ने वहाँ जो बनाया है, मतलब अधिवास, परिवहन के मार्ग, कारखाने, खदाने, खेत, ये सब कुछ सांस्कृतिक तत्व हैं। यानी मनुष्य ने जो सृजित किया है और प्रकृति ने जो प्रदत्त किया है उस सब को मिलाकर जो एक क्षेत्र है उसको हम स्पेस यानी क्षेत्र या प्रदेश की संकल्पना देते हैं। अब यह प्रदेश अचानक से क्रिएट नहीं हो जाते, यानी अचानक से कोई क्षेत्र प्रदेश नहीं बन जाता, कोई जगह प्रदेश नहीं कहलाती। प्रदेश कब बनते हैं? जब ये प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर एक संगठन तैयार करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसको हम स्थानिक संगठन या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्थानिक संगठन के अंदर उस क्षेत्र के सारे प्राकृतिक और सारे सांस्कृतिक तत्व आपस में अन्योन्य क्रिया कर एक प्रतिरूप निर्माण करते हैं और वह प्रतिरूप उस क्षेत्र का स्थानिक संगठन कहलाता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसको एक समय लगता है उस क्षेत्र के लोगों और उस प्रकृति को आपस में इंटरेक्ट करने में, जिसके बाद एक स्थानिक संगठन बनकर तैयार होता है। स्थानिक संगठन एक नवीन संकल्पना है भूगोल में। 1960 और 70 के दशक के अंदर यह संकल्पना सामने आई और कई विद्वानों ने इस पर बात की। सबसे पहले एडवर्ड उल्मान ने 1957 में अपनी पुस्तक लिखी थी, अमेरिकन कमोडिटी। अमेरिकन कमोडिटी में उन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों के लिए आपसी जो निर्भरता है, भौगोलिक क्षेत्रों की आपसी जो निर्भरता है, उसके लिए स्थानिक अंतरक्रिया शब्द का प्रयोग किया था। स्थानिक अंतरक्रिया का मतलब होता है स्पेशल इंटरेक्शन, यानी जो क्षेत्र है वो आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें उन्होंने ज्योग्राफी एज ए स्पेशल इंटरेक्शन को समझाने का प्रयास किया था। उसके बाद एबलर ने 1971 में एक बुक लिखी जिसका नाम था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ये बताया कि भूगोल के बदलते वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में स्थानिक विश्लेषण की प्रविधि तथा आर्थिक गतिविधियों का वितरण किस प्रकार होता है वो स्थानिक संगठन कहलाता है। अब इसको, ये तो हो गई इसकी सैद्धांतिक बात। अब हम सामान्य रूप से समझते हैं कि स्थानिक संगठन क्या है। स्थानिक संगठन क्या होता है? एक भूभाग है जो समतल प्राय है और जहाँ पर कुछ लोग जमा हो गए हैं और वो अपनी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, किसी प्रकार का उद्योग या किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। धीरे धीरे वो क्षेत्र बड़ा होने लगता है, यानी वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है, वहाँ की आर्थिक क्रियाएं बढ़ने लगती है। वो आर्थिक क्रियाएं कुछ उत्पादन की भी हो सकती है, कुछ वितरण की या व्यापार संबंधी भी हो सकती है। अब जैसे जैसे उस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वहाँ में जनसंख्या का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जनसंख्या का जमावड़ा उन्हीं जगहों पर बढ़ता है जहाँ पर प्राकृतिक कंडीशंस फेवरेबल होती है, यानी रहने लायक जमीन होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जलवायु फेवरेबल होनी चाहिए, वनस्पति या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो उस प्राकृतिक वातावरण का लाभ लेते हुए जनसंख्या का जमावड़ा वहाँ इकट्ठा होता है। जैसे ही जनसंख्या का जमावड़ा इकट्ठा होता है तो उसके साथ डिपेंडेबल दूसरी चीजें आने लगती है, जैसे बाजार विकसित होने लग जाते हैं। उनकी जो आवश्यकता है फल, सब्जी और खाद्यान्न की, आसपास के लोग उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन चीज़ों का उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, यानी आसपास के जो किसान हैं वो अनाज छोड़कर सब्जी उगाने लग जाते हैं।
गाय पालेंगे, दूध की व्यवस्था करेंगे क्योंकि उन लोगों को दूध भी चाहिए, सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, तो वो आसपास से उनको मिलने लगता है। आसपास के लोगों की जो शहरी आवश्यकताएं हैं यानी बाजार की, वो यहाँ से पूरी हो रही है, यानी गांव के लोग यहाँ आकर अपनी बाजार की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, यहाँ के लोग अपनी खाद्य सामग्री गांव से प्राप्त कर रहे हैं। इस सब और इस सब का अंदर जो मेन पार्ट है किसका है, वो है परिवहन के साधनों का, सड़क मार्गों का। ये एक मेन है रेल मार्ग जो इसको आपस में जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से दो क्षेत्र आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन तैयार करते हैं जिसे हम स्थानिक संगठन कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक क्षेत्र पे बनता है, एक भूभाग के ऊपर वो संगठन बनता है जिसमें सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे मनुष्य प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति से अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करता है और प्रकृति अपनी जो परिमार्जन है वो मनुष्य के अनुसार करती है। तो इस तरीके से एक अन्योन्य क्रिया बनती है और एक संगठन तैयार होता है जिसको क्षेत्रीय संगठन या स्थानिक संगठन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो पीटर हैगेट नाम के भूगोलवेत्ता ने किया है, जिन्होंने 1983 में अपनी एक पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस लिखी। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस में उन्होंने स्थानिक तंत्र बताया, मनुष्य के जीवन का जो स्थानिक तंत्र है उसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन में 4 स्थान होते हैं। अंतरमय स्थान यानी इंटरनल प्लेस, जैसे हम पर्सनल स्पेस भी कहते हैं, हमारा अपना निजी जो क्षेत्र है वो हमारा पर्सनल स्पेस है। वैयक्तिक संस्थान, वैयक्तिक संस्थान का मतलब कि जहां हम दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं वो व्यक्तिक स्थान होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है। सामाजिक स्थान यानी समाज के रूप में हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं। और लास्ट में सार्वजनिक स्थान, जिसमें सभी लोग आकर इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो किसी के लिए बाध्य नहीं होता कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। पर्सनल स्पेस हमारा व्यक्ति का व्यक्तिगत है जिसमें किसी और का कोई लेन देन नहीं है। जो दूसरा व्यक्तिक स्थान है उसमें दो व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो परिवार के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं या सहकर्मी भी हो सकते हैं। सामाजिक स्थान जिसमें समाज के रूप में हम जुड़ते हैं, पारिवारिक समाज की पहली इकाई है और परिवार से आगे समाज कई सारे चरणों में बनता है और उसके बाद सार्वजनिक स्थान आते हैं। तो ये 4 स्थान उन्होंने वर्णन किए थे जिसके अंदर व्यक्ति का स्थानिक संगठन तैयार होता है। तो ये स्थानिक संगठन से इंटरेक्शन की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। पर्सनल से व्यक्तिगत पे आते हैं, व्यक्तिगत से सामाजिक पे आते हैं और सामाजिक से सार्वजनिक पर आते हैं। तो ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी या अन्योन्य क्रिया बढ़ती है, फैलती है और जिससे स्थानिक संगठन तैयार होता है। अब स्थानिक संगठन के अंदर जो मुख्य जो तत्व है, वो मुख्य पीटर हैगेट ने जो तत्व बताए थे वो 8 तत्व बताए थे जो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर वर्णित किए थे, जो सामाजिक संगठन को निर्धारित करते हैं। जिसमें पहला है वर्क प्लेस यानी जहाँ हम काम करते हैं। दूसरा है गमनागमन यानी आप जहाँ काम करते हो वहाँ आप रहोगे नहीं, आपका घर कहीं और है, काम आप कहीं और कर रहे हो। तो गमनागमन यानी घर से घर, वर्क प्लेस में आना, वर्क प्लेस से घर में जाना। फिर है यातायात मार्ग। अब ऐसा कहाँ कैसे कर पाओगे आप वर्क प्लेस से घर आना और घर से वर्क प्लेस जाना, उसके लिए आपको एक मार्ग चाहिए। वो मार्ग सड़क मार्ग हो सकता है या रेल मार्ग हो सकता है। फिर आपका अंतरक्रिया यानी घर और वर्क प्लेस के बीच इंटरेक्शन हुआ, आप रोज वहां जा रहे हो आ रहे हो, तो इन दो स्थानों के बीच क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन का साधन कौन बना, वो मार्ग। इसके बाद केंद्र स्थल का निर्माण होता है, सेंट्रल प्लेसेस बनते हैं यानी ऐसी जगह जहाँ सभी लोग अपने काम के लिए आते हैं, उनके घर अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो वो सभी उस केंद्र की ओर भागते हैं क्योंकि वर्क प्लेस वो बीच में है कहीं पर, जिसको उन्होंने सेंट्रल रीजन का संज्ञा दी है। क्रिस्टालो ने भी अपना सिद्धांत इसी पर बनाया था। तो सेंट्रल प्लेस वो जगह है जहाँ सभी काम करने आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, आसपास से। आसपास जो उसका घर है जहाँ वो अपना रहता है वहां से वो गमनागमन करके उस सेंट्रल प्लेस की तरफ आ रहा है, एक केंद्र स्थल डेवलप होता है। केंद्र स्थल जब डेवलप होते हैं तो केंद्र स्थल एक या अनेक हो सकते हैं और उनकी अपनी हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब पदानुक्रम होता है। जैसे जैसे केंद्र स्थल पर पदानुक्रम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दूरी क्षय होने लगता है। यानी जैसे जैसे केंद्र स्थल डेवलप होते चले जाएंगे, गमनागमन के मार्ग बढ़ते चले जाएंगे, लोगों का वहाँ आना और जाना आसान होने लगेगा और दूरियां घटने लगेगी। घटती नहीं है, भौगोलिक रूप से दूरी नहीं घट रही है, मगर वहाँ पर इतने अच्छे साधन मिलने लग जाएंगे आने और जाने के कि लोगों को कम समय लगेगा आने और जाने में, जिससे उनकी दूरी घटेगी यानी दूरी में लगने वाला समय और ऊर्जा घटेगी।
और उससे दूरी शहर से एक स्थानिक संगठन बन जाएगा। एक बहुत सीधी सी बात है, हम उदयपुर के आसपास रहते हैं, हमारा जो सेंट्रल प्लेस है, केंद्र स्थल है, वो उदयपुर है। उदयपुर की सारी जो तहसीलें हैं आसपास की अपने कामों के लिए उदयपुर जाती हैं और जाने के लिए आधे घंटे से कम समय लगता है। लगभग सभी तहसीलों से हेडक्वार्टर जाने में आधे घंटे के लगभग का समय लगता है और इस आधा घंटा में वो जाते हैं और आधे घंटे में आ जाते हैं। आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले क्या ये संभव था? नहीं था। आज से 20 साल पहले इसमें 1.5 घंटे के लगभग समय लगता था और सभी लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। जैसे जैसे दूरी क्षय हुआ, जैसे जैसे केंद्र स्थल विकसित होने लगा, यहाँ पर उदयपुर एक केंद्र स्थल के रूप में डेवलप हुआ और लोग बहुत आसानी से उदयपुर आने और जाने लगे। वो काम करने उदयपुर जाते हैं और उदयपुर से काम करके पुनः से अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि आधे घंटे का समय में वो आसपास की तहसीलों में पहुंच जाते हैं। तो इससे एक स्थानिक संगठन बना उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच में, जिसमें आसपास के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उदयपुर से करते हैं और उदयपुर के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के लोगों से करते हैं और एक स्थानिक संगठन का इससे निर्माण होता है।